बेटा एक नोट ये हो रहा है, इसमें क्या करना है आपको, इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं बेटा। अगर ये एज ए सब्जेक्ट आ रहे हैं एक्टिव वॉइस में, तो आप पैसिव वॉइस जब बनाएं तो उनको ऑब्जेक्ट के रूप में हम नहीं लिखते हैं। यानी नॉर्मली हम देखें तो हमारा जो सेंटेंस है ना, वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पर ही समाप्त हो जाता है। पहले तो ये वर्ड देख लेते हैं, फिर मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे कि दे, वी, या ऑल ऑफ देम, या समवन, समबडी, नोबडी, एवरीवन, एवरीबडी, वन, चिल्ड्रन, पीपल, ऑल पीपल, ये जब आते हैं ना तो बेटा इनका यूज हम पैसिव वॉइस में एज ए ऑब्जेक्ट नहीं करते। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं फॉर एग्जांपल बात करें हम इनके बारे में, जैसे मान के चलो चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज। ठीक है ना, ये एक सेंटेंस है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्ब को पकड़ें। वर्ब को पकड़ते ही आपकी पकड़ में ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद में जो भी नाउन है, प्रोनाउन है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है बेटा। इसी को सबसे पहले आगे लेकर के आएंगे, जो कि नॉर्मल रूल्स बताए हुए हैं आपको। ए नॉइस आगे आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि ना तो टेंस बदलते हैं ना ही नेचर बदलते हैं, तो इसी के बाद में सब्जेक्ट आएगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब आएगी बेटा। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे क्या थी, आर। ए नॉइस के साथ में क्या आएगा बेटा, एज आएगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को, क्योंकि टेंस नहीं बदलना हमें। एज आर एम की फैमिली बदल सकते हैं लेकिन टेंस नहीं बदलना हम, यानी एज की जगह आर हो सकता है, एम हो सकता है, वो हो सकता है, लेकिन टेंस नहीं बदलेंगे बेटा। अब लेकिन एक बात पर ध्यान दें, आईएनजी फॉर्म है बेटा, बी की चौथी फॉर्म। ध्यान है ना आपको, मैंने जो टेबल सी बनवाई थी अभी अभी थोड़ी देर पहले, उसमें क्या है कि जो बी फोर अगर आ रही है तो आपको बी की बी फोर लगानी है। यानी बी की बी फोर बोले तो यानी बी इंग लगानी है। ध्यान है ना, खूब आराम से ढंग से पढ़ लेना, नोट्स भी तैयार कर लेना इनके, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं करनी है आपको। इसके बाद में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो मेक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बेटा मेड। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना, ओके। अब यहाँ पे क्या है बेटा, चिल्ड्रन, ऊपर ही लिखाया है कि अगर ये वर्ड आते हैं तो हम इन्हें एज ए ऑब्जेक्ट नहीं लिखते। जब बेटा एज ए ऑब्जेक्ट इनको लिखना ही नहीं है तो फिर बाई लिखने से क्या फ़ायदा। नॉर्मल सी बात है भाई, बाई आ रहा है तो ऑब्जेक्ट आएगा, जब ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा तो बेटा बाई भी नहीं आएगा। इसलिए हमारा वाक्य कहाँ पे समाप्त हो गया, मेड पर ही समाप्त हो गया, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म पर ही समाप्त हो गया। आगे बात समझ में, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपके जो नॉर्मली जितने भी टाइप के होते हैं वो सभी के जो रूल्स हैं ना मेरे अकॉर्डिंग, वो मैंने आपको करा दिए। केवल अब एक टाइप रह गई आपकी इंपेरेटिव सेंटेंसेस की, वो मैं बाद में कराऊंगा, पहले इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है बेटा, चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ मैं यहाँ पे। अब बेटा ये 4 सेंटेंस मैंने आपके यहाँ पे लिखे हैं, धीरे धीरे करके आगे बढ़ाएंगे हम, अभी नॉर्मली बात कर रहे हैं हम। तो ये सब के सब क्या है बेटा, ये सभी एक्टिव वॉइस है। ठीक है ना, सब के सब चारों आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है, और नॉर्मली आपके पेपर में एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए ही दिया जाता है। अब पहले वाले को ही बनाते हैं बेटा, पैसिव वॉइस। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना, तो यही कहता है ना भाई। अब ऑब्जेक्ट छांटने के लिए आपने वर्ब को ढूंढा, और वर्ब के तुरंत बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन है मैंने आपको बताया हुआ है, उसी को ऑब्जेक्ट है, और उसी ऑब्जेक्ट को आगे लाना है आपको। तो आप फूड को आगे लाए, क्लियर, कोई दिक्कत, चलो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है तो। अब ये है SIS लगा हुआ है बेटा। अब ये भी पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये। जब अगर एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो आपको पैसिव वॉइस में क्या करना है, बी की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बी की फर्स्ट फॉर्म मतलब इज, आर और एम में से एक लगाना है। अब फूड के साथ तो बेटा इज आएगा क्योंकि ये एक वचन है। क्लियर यहाँ तक, ओके। आगे इसके बाद में आपको, अब यहाँ पे इज लगा दी तो बीइंग मत लगा देना, ध्यान रखना, बीइंग तब लगाना है जब उसमें ING लगी हुई हो एक्टिव वॉइस में।
इसमें आईएनजी नहीं है, फर्स्ट फॉर्म थी, तो बी की फर्स्ट फॉर्म से ही काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ आप, कुक्ड। कोई दिक्कत? शाबाश, नहीं है तो इसके बाद में अब आपको बाई लगाना है, और बाई लगाने के बाद में ये जो है ये सब्जेक्ट था, अब इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखना है, यानी ही का हम लिख देंगे यहाँ पे बेटा है। क्लियर? कोई दिक्कत? शाबाश, अगले पे चलते हैं। बात वही है, मेन वर्ब पकड़ी और मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट पकड़ा, इसको आगे ले आओ। हमने सब फूड को आगे लिख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बेटा यहाँ पे ये क्या है? डज, और मैंने आपको बताया था डू और डज को यूज़ करना ही नहीं, बल्कि डू और डज की जगह आपको इज आर एम में से यूज़ करना है। अब फूड के साथ तो फिर से इट आएगा। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आपको ना तो नेचर चेंज करना है, ना टेंस चेंज करना है, और ना ही आपको टाइप चेंज करना है। अब ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव बनेगा, तो इसीलिए यहाँ पर भी नॉट आएगा, उसी जगह पे आएगा बेटा जो एक्टिव वॉइस में है। ठीक है ना, और कहीं इधर उधर नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद आप बाई लगाएं, फिर ऑब्जेक्ट लगाएं। बताओ कोई दिक्कत हो तो? यहाँ तक क्लियर है ना सारी चीज़? चलो अच्छी बात है, आगे चलते हैं। फिर से आपने मेन वर्ब को पकड़ा, और मेन वर्ब के बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसी को आगे लाएंगे, यानी मैं यहाँ पे ए ट्री को आगे ले आया। आई बात समझ? कोई दिक्कत? ठीक। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है, क्योंकि बेटा कट की तो तीनों ही फॉर्म सेम होती है, कट कट कट, लेकिन दिमाग कहाँ लगाना है आपको? सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट कैसा है भाई साहब? सिंगुलर है। अब ये सिंगुलर है, और अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती तो इसमें ऐसे ही एस लगा आता कि नहीं आता? आता ना, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं, तो जब नहीं है तो ये फिर कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म ही है ना, क्योंकि कट सेकंड फॉर्म तो सबके साथ एक ही समान आती है ना, तो इसीलिए सेकंड फॉर्म है। जब यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो आपको बी की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, ध्यान है ना खूब अच्छे से। वाज बार ए ट्री के साथ क्या आ जाएगा? वाज। मेन वर्ब की अब थर्ड फॉर्म कट ही रहेगी, बाई राम। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? नहीं है ना, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फिर से हमने वर्ब को पकड़ा और वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट लिया और ऑब्जेक्ट को आगे लाए, ए ट्री। अब यहाँ पे तो डेड है, मैंने बताया था डू डज और डेड को यूज नहीं करना आपको। डेड की जगह आपको वाज या वर में से यूज करना है, तो ए ट्री है तो बेटा वाज आ जाएगा। नॉट था तो इसलिए नॉट भी आ जाएगा। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कट की तो सेम ही रहती है कटी, उसके बाद में बाई, और बाई के बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखना है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब बेटा ये चार हैं, अब इन चारों को भी देखते हैं। सबसे पहला काम, मेन वर्ब ढूंढी। मेन वर्ब ढूंढने के तुरंत बाद ये क्या है भाई साहब? अरे माई को मत समझ लेना भाई, कि माई की जगह आई लिखते हैं, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है ना, प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, डिटर्मिनेंट्स में पढ़ाया जाता है ये। तो ये माई के साथ में जो वर्क है ना बेटा, ये पूरा का पूरा ही एक नाउन माना जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट माना जाएगा यहाँ पे। आप इसको आगे लेकर के आए, यानी कि माई वर्क। अब आ जाओ जनरल रूल पे ही, एक वचन है बहुवचन है? एक वचन ही है। यहाँ पे क्या है भाई? हैव, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है? हैज़। कोई दिक्कत? क्योंकि हैज़ और हैव तो हो सकते हैं ना आपस में, हाँ ठीक है। लेकिन बेटा ये B3 है, पता है ना, हैज़ हैव के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब यहाँ थर्ड फॉर्म आ रही है तो आपको बी की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। वो कहाँ यूज करनी है बेटा? वो इसके बाद का यूज करनी है, यानी हमें जो भी एक्स्ट्रा वर्ड लगाना है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है, एफर्मेटिव और एफर्मेटिव में। नेगेटिव में देखते हैं कहाँ लगेगा, क्योंकि वो तो नॉट के बाद लगेगा। इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद लगेगा, तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी फिर आगे। तो माई वर्क हैज़ बीन, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म वो ऑलरेडी पहले से दी हुई है, इसी को यूज करना है आपको। कंप्लीटेड, उसके बाद बेटा बाई, और अब ऑब्जेक्टिव केस, यू का तो यू ही रहता है इसलिए यहाँ पे यू ही आएगा। ठीक है ना, ये मत समझना कि बदला नहीं, बदल दिया है, लेकिन दोनों की शक्ल एक जैसी है इसलिए यू ही आया। अब इसको देखते हैं, इसमें मेन वर्ब ये है भाई, इसके बाद यू आगे ले आओ।
यू का सब्जेक्टिव केस यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, इसीलिए वो दोनों सेम है। लेकिन बेटा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में एम, अब यहाँ पे क्या आएगा आर, कोई दिक्कत नहीं है ना, ओके। अब बेटा देखो ये आईएनजी है, तो आईएनजी है इसलिए यहाँ पे बीइंग आएगा, लेकिन बेटा बीइंग कहाँ आएगा, ये बाद में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि नेगेटिव वर्ड जो है वो पहले आता है, ठीक है ना, नॉट तो बीच में ही आएगा इन दोनों के में। तो यू आर नॉट बीइंग, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बेटा टॉट बाय, और आई को बदल दिया मी ने। बताओ इसमें कोई दिक्कत होता है? ध्यान देना, जब नेगेटिव सेंटेंस हो नोट के बाद लगाएं, आपको बीइंग लगाना है, बी लगाना है, चाहे बीन लगाना है, वो सारे वर्ड आपको बाद में ही लगाने, पहले मत लगा देना कभी, कहीं इन दोनों को साथ में लगा दें और नोट को बाद में, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मली आप नोट को सब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद ही लगाएं, जो रूल्स नॉर्मल सेंटेंस में चलते हैं वही इसी में चलेंगे, ठीक है ना, अपनी तरफ से कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा वो नहीं करना हमें। अब इसको देखो भाई, मेन वर्ब को पकड़ ली सर, इसके बाद में प्रोनाउन है हर, हर का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, जानते ही हो आप, सी होता है सर। और यहाँ पे क्या है, हैज हैव के साथ में इन्फिनेटिव वर्ब है बेटा, पता है ना, B5 बताई थी आप लोगों को, ध्यान हो तो। जब B5 आती है तो सी के साथ भी हैज ही आएगा, लेकिन आपको क्या करना है, बी की B5 करनी थी ना, तो बी की B5 क्या होती है बेटा, टू बी, यही होती है ना, ध्यान से समझ लो इस बात को, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। हैज हैव के साथ में अगर टू प्लस वर्ब आ रही है तो आपको क्या करना है, हैज हैव के साथ में ही टू बी कर देना है बस, बाकी के रूल तो वो चलते ही रहेंगे चारों। अब बीट का थर्ड फॉर्म यानी बीटन, बाई और ही का हो जाएगा बेटा हैव। दोबारा समझ लो, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, जब हैज और हैव में या हेड के साथ में टू प्लस वर्ब जब आती है बेटा तो इसको इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, बी की इन्फिनेटिव वर्ब लिखनी है। बी की कैसे, कि टू बी होती है ना, बताया था ना आपको शुरुआत में, तो वही आपको यहाँ पे लिख देनी बस, और कुछ नहीं करना। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते ही लगाते हैं, उसके बाद में बाई और है, नॉर्मल ये थी। चलो आगे बढ़ते। अब इसमें देखें हम तो बेटा देखो ये भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये भी है। अब अगर मैं आपको बताऊं, अगर सेंटेंस डबल ऑब्जेक्ट वाले हों तो ये करना वो करना, लेकिन मेरा तरीका ये है बेटा कि मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट लेकर के चल रहा हूँ। शॉर्ट एंड स्वीट का मतलब ये है कि मैं आपको शॉर्ट तरीका बताऊंगा जिसमें नंबर नहीं कटेगा किसी भी हाल में, ठीक है ना। और मैं नॉर्मल सी बात ये है कि जो बच्चे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और अपने आप को होशियार समझते हैं वो बिल्कुल भी ना देखें मेरा वीडियो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बेचारे कमज़ोर हैं, और मेरे को पता है कि वो कमज़ोर हैं, और अगर उनको भी पता है कि वो कमज़ोर हैं और वो फिर भी देख रहे हैं तो फिर मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं उनके पूरे में से पूरे नंबर दिलवाऊँ, वो भी शॉर्ट तरीके से। इसीलिए मैं शॉर्ट तरीका ही लेकर चल रहा हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में घुस ही नहीं रहा कहीं पे भी, ठीक है ना। मेरे को कोई ज़्यादा एडवांस लेवल का नहीं कराना, आपको 10th लेवल तक का हो जाए काफ़ी है, आपको इसी में से पार पड़ जाएगी आपकी, और खूब अच्छे से पड़ेगी टकाटक तरीके से। चलो देखते। तो मेरे को नहीं पता कि इसमें कितने हैं, और ना आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, सीधी सी बात है वही चीज़। सबसे पहले आपको सेंटेंस में वर्ब को पकड़ना है। मैंने कहा था वर्ब के तुरंत बाद में जो भी मिले आपको उसी को आप तो सब्जेक्ट बना लो। ले आओ आगे, आगे भाई साहब। अब यू के साथ तो बेटा बिली आता है, वैसे यहाँ पे सेल आता, लेकिन अभी मॉडर्न इंग्लिश में क्या कर दिया है बेटा, सबके साथ में बिल कर दिया है, तो कोई बात नहीं, चलो यू बिल। अब बिल और सेल मैंने आपको बताया था, ध्यान हो तो। अब जैसे ये है, अब आप कहोगे सर ये तो B1 है, बेटा B1 नहीं होती। अगर मॉडल आ रहा है बिल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट वगैरह कुछ भी, उनके साथ में हमेशा वर्ब की रूट फॉर्म आती है, ध्यान रखना इस बात को। रूट फॉर्म है तो आपको बी की वी रूट फॉर्म लानी है, तो ये हो जाएगा बिल बी। कोई दिक्कत, आगे बढ़े, वेरी गुड। तो बी लगा दिया, इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी टॉट। क्या टॉट बचा, क्या रहा, इंग्लिश रह गई भाई, तो इंग्लिश को आप यहीं पे रखें जहाँ पहले थी ना एक्टिव वॉइस, उसी को वहीं पे रखें इंग्लिश, और सेंटेंस को यहीं पे फुल स्टॉप लगा दें। पूछो क्यों, वो इसलिए सब्जेक्ट क्या है बेटा, बी है, तो बी दे कुछ वर्ड लिखाए थे ना, संबंध, संबड़ी वगैरह,
तो उनको एज ए ऑब्जेक्ट नहीं लिखते हम, तो सेंटेंस हमारा कहाँ खत्म हो गया, इंग्लिश पे ही खत्म हो गया, क्योंकि बाई लगाने की आवश्यकता ही नहीं। ये चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी कॉपी में भी नोट करें, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब और आगे देखते हैं बेटा। अब ये आ गया आपके इंटेरोगेटिव, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं अलग से कुछ नहीं कराऊंगा, सारी चीज़ें एक ही बार में लपेट देते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे बड़े आराम से लपेटे जाएंगे। सबसे पहला काम, वर्ब को पकड़ा आपने, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट मिल गया ना, वेरी गुड। आगे ले लो, क्रिकेट, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब नेचर तो हमें चेंज करना ही नहीं ना, इंटेरोगेटिव पे तो इंटेरोगेटिव ही बनाना है। अभी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना है तो हमें भी हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू करना है, पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा, डू। और मैंने आपको बताया था कि डू और डज को हम पैसिव वॉइस में लिखते ही नहीं है, बल्कि इनकी जगह इज आर एम का यूज़ करते हैं। क्रिकेट के साथ क्या आएगा बेटा, वेरी गुड, इज आएगा, ठीक है ना। अब ये यहाँ की शर्तें पूरी हो गई ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आ गया। अब आपको क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वो यहाँ लगेगी, क्योंकि ऊपर भी यही थी नीचे भी यही आएगी, ठीक है ना। बीइंग फिर नहीं लगेगा, फिर से बीइंग उछेड़ने की आ गया, पता है ना क्यों नहीं लगेगा, शाबाश, प्लेड हो गया। उसके बाद में बेटा अब ये जो बचा कुचा है ना, उसको यहाँ पे लिख लें, या फिर यू को ही लिख दें पहले, कि बाय यू, ठीक है। ये यहाँ तक की शर्तें पूरी हो गई, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, कोई दिक्कत, शाबाश। अब जो बचा है उसको लास्ट में लिखते हैं, इन द मॉर्निंग, और क्वेश्चन मार्क। बताओ कुछ था इसमें, नहीं था ना। चलो शाबाश, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे फिर से आपने वर्ब को देखा, वर्ब को देखने के बाद में पूरा का पूरा उठा लो, यानी हिज वर्क, ठीक है। अच्छा मैं पहले इसको क्यों कर रहा हूँ, इसको क्यों नहीं कर रहा बेटा, वो इसलिए क्योंकि कई बार गड़बड़ हो जाती है। पहले इसी को ले लो ना, उसके हिसाब से कर लेंगे इसको। तो अब हिज वर्क है तो यहाँ पे हैव था, तो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, है जाएगा, ये तो जानते हो ना। अब सुनो दूसरी चीज़ जो दिमाग वाली है। अब आपको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, आपको बी की थर्ड फॉर्म लगानी है। अब इससे पहले जब नेगेटिव था तो नॉट के बाद लगाई थी ना हमने बीन, वैसे ही इसमें है कि बेटा जो बीन आएगा ना वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, ठीक है ना। जो भी एक्स्ट्रा वर्ड है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, कहीं यहाँ पे मत लगा देना, गलत हो जाएगा ये। हमेशा ये तो एज ए जैसे चलते हैं नॉर्मल सेंटेंस वैसे ही बनाने हैं आपको, जो भी एक्स्ट्रा वर्ड है वो लास्ट उसी अकॉर्डिंग आएंगे। जैसे ये मान के चलो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आप लोगों ने यूज़ किया होगा उसी तरीके से, यानी सब्जेक्ट के बाद आएगा बेटा। तो बीन यहाँ पे आ गया, बीइंग भी यहीं पे आता, जैसे इसमें आएगा बताऊंगा मैं आपको। तो बीन आ गया, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, वो ऑलरेडी लगी हुई है, पहले से बनी हुई है, तो आपको फिनिश्ड ही लिखना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, शाबाश। इसके बाद में बेटा बाय और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो, यानी यू का यू ही रहेगा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट नहीं है, पता है आपको, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं, इसको देखें भाई। ये वहाँ से डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहा है, अब डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू हो रहे हैं तो भाई हमें भी डब्ल्यू एच वर्ड से ही शुरू करना है। वाई था ऊपर, वाई ही ले लिया। अब फिर से वही उसी तरीके पे आ जाओ, क्या है भाई, ये वर्ब थी, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट पकड़ के आगे ले आए, ये बना दिया हमने सब्जेक्ट, हिम का ही बनेगा ना, पक्का ना, हाँ शाबाश। अब बेटा देखो ऊपर हेल्पिंग वर्ब आर, तो ही के साथ क्या आएगा, एज, लेकिन आएगा कहाँ, इससे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट आता है इंटरोगेटिव में, पता है ना आराम से, वेरी गुड। ये हो गया, अब कोई दिक्कत। अब देखो, अब इसमें बेटा ये आई एन जी फॉर्म है, तो आपको बीइंग लगाना है आपको, लेकिन वो बीइंग सर लगाना कहाँ है, तो बेटा वो बीइंग लगेगा सब्जेक्ट के बाद। जैसे यहाँ पे ये जो बीन आया था वो भी तो सब्जेक्ट के बाद ही आया था, ठीक है ना, वेरी गुड। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, बीइंग लिखोगे। अब लौट के बुद्धू घर को आए, यानी वही चारों रूल्स, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बीट की होती है बेटा बीटन, लेकिन 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 सब्जेक्ट
दे। और बेटा दे को हम लिखते नहीं है, तो हमारा सेंटेंस यहीं पे ख़त्म। आगे समझ में? शाबाश, आगे बढ़ें। चलो, अब ये वेन से शुरू हो रहा है भाई, चलो हम भी वेन से ही शुरू कर देते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब दूसरी चीज़, वर्ब पकड़ ली, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट मिल गया, आगे ले आओ माई बुक। लेकिन आपको क्या करना है, ये थोड़ी सी जगह छोड़ के रखना, ठीक है ना, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। अब माई बुक के साथ भी बेटा बिल ही आएगा, लेकिन जब बिल और सेल या कोई भी मॉडल आता है तो आपको बी लिखनी है। लेकिन वो लिखनी कहाँ पे है, तो बेटा वो सब्जेक्ट के बाद में लिखनी है, तो ये यहाँ पे आ गई बी। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रिटर्न में थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो रिटर्न हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो अब बाई लिखें, बाई के बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दें, तो सी का हो जाएगा बेटा हर। अब बताओ यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ आप। अब देखो, मैंने आपको एफर्मेटिव बता दिए, मैंने आपको नेगेटिव बता दिए, मैंने आपको इंटेरोगेटिव बता दिए, जो डब्ल्यू हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होते हैं और जो डब्ल्यू एच वर्ड से प्रारंभ, ठीक है ना। लेकिन बेटा अभी तक मैंने जितने भी आपको बताए हैं उन सब में ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट तो था ही, साथ में ऑब्जेक्ट भी था। लेकिन अब कुछ डब्ल्यू एच वर्ड ऐसे हैं जो या तो सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं या वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। जगह पे आने का मतलब ये है कि उनका आंसर या तो सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। जब वो ही आ जाएंगे तो कैसे बनाएंगे, चलो बताते हैं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। अब बेटा ये चार और हैं आपके जो नॉर्मली डब्ल्यू एच वर्ड वाले ही हैं, बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि यही हैं ऐसे जो थोड़े से अलग हैं। बाकी का तो सारी चीज़ें नॉर्मल थी, और ये भी अलग नहीं है, ये भी आएंगे, देखो लपेटे में भी लेते हैं इनको अभी। अब एक बात देखो, पहले वाले सेंटेंस में सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है भाई, हु से। हु का मतलब होता है कौन। जब ये आता है तो बेटा ये आता ही सब्जेक्ट की जगह पे है, यानी ये आ गया तो सब्जेक्ट नहीं होगा एक्टिव वॉइस में। जब नहीं होगा तो फिर क्या करना है सर, अभी आप लोग ये समझें कि है ही नहीं, मैं तो ये मानता हूँ भाई ये है ही नहीं, और सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है ना। तो अब जब यहाँ से शुरू हो रहा है तो पहले इसको हैंडल करते हैं। आपको क्या करना है भाई, वर्ब पकड़ ली, वर्ब के बाद में जो भी नाउन या प्रोनाउन मैंने आपको बताया उसको आगे ले आओ, यानी ए नॉइज। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ ठीक है। अब इससे पहले हेल्पिंग वर्ब ए नॉइज के साथ में भी क्या आएगा बेटा, ए जी आएगा, आएगा ना, वेरी गुड, क्योंकि एक बच्चा ने टेंस तो बदलना ही नहीं हमें। अब इसके बाद में क्या करना है बेटा, ये आई एन जी फॉर्म थी यानी बी फोर, आपको क्या करना है बी की चौथी फॉर्म लगानी यानी बीइंग, यहीं लगेगी ना सब्जेक्ट के बाद में, ये तो अभी बताया था ना, वेरी गुड। अब क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी मेड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। अब इसको हटाओ, यहाँ तक तो बन गया ना सेंटेंस। अब आगे क्या करना है, नॉर्मल अगर ये इसकी जगह पे डब मान के चलो ये हु नहीं होता और ये नॉर्मल कोई राम श्याम कुछ भी होता, सब्जेक्ट ही होता, तो आप क्या करते, आप ये करते सर, आप लिखते बाई। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, क्या होता है, ये दोनों होते हैं आपस में, हु सब्जेक्टिव केस है बेटा और हुम आपका ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ये सब्जेक्ट वाली जगह पे आता है और ये ऑब्जेक्ट वाली जगह पे आता है। लेकिन ये इंटेरोगेटिव है तो मतलब ये है कि ये सब्जेक्ट को खा जाता है और ये उसकी जगह आकर के बैठ जाता है, ये ऑब्जेक्ट को खा जाता है और ये स्टार्टिंग में बैठेगा, खैर ये तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू करना है क्योंकि, तो ये ऑब्जेक्ट की खा करके आता है बेटा और ये सब्जेक्ट को खाता है। तो अब क्या करना है, मान के चलो ये नॉर्मली होता तो हम कैसे करते, इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखते भाई, कैसे, बाई हुम और लास्ट में लगाते क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी आप लोगों को, ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। अब एक बात समझो, रूल क्या कहता है, मैंने नोट में लिखाया था ना कि भाई हमें नेचर नहीं बदलना। जब नेचर नहीं बदलना या टाइप नहीं बदलना तो आपको क्या करना है भाई, जब एक्टिव वॉइस डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है तो भाई आप पैसिव भी करो तो करते हैं, चलो कोई बात नहीं भैया। तो हम क्या करेंगे, उस रूल को पूरा करने के लिए हम इस डब्ल्यू एच वर्ड को आगे लाएंगे, तो ये बन गया होम, ये आगे आ गया, यानी अब इसको हटा दो,
इसकी कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो तो आगे लिख दिया हमने। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। अब बेटा सेंटेंस तो ये भी सही है आपका, ठीक है ना, नंबर नहीं कटेंगे इसमें, पूरी तरह से करेक्ट है। लेकिन नॉर्मल सी बात ये है, एक छोटी सी चीज़ अगर देखी जाए तो यार, ये बाई जो आता है वो नॉर्मली ऑब्जेक्ट लेकर आता है। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है मानो हंस हंसनी में से हंस को अलग बिठा दिया और हंसनी को अलग बिठा दिया। तो इसीलिए इस भाई को यहाँ से उठाओ और यहीं पे लिख दो। वैसे अगर आप यहीं पर भी सेंटेंस को ख़त्म करते तो ये भी सही है, लेकिन आगे लिखेंगे तो थोड़ा सा और इफेक्टिव लगेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस बाई को यहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार से शुरू होता है बाई हुम से, ठीक है ना। हम लिखते हैं कि जैसे अगर हु से सेंटेंस शुरू हो तो बाई हुम से प्रारंभ करें ना। कैसे होता है वो चीज़ मैंने आपको बता दी। अब आगे बढ़े, पता कोई दिक्कत हो तो नहीं है ना, वेरी गुड। चलो अब इसको देखो। अब इसमें बेटा ये हुम आया है तो अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि सेंटेंस कहाँ ख़त्म हो रहा है भाई, वर्ब पे। अब जब ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो गुरुजी आगे क्या लाएं। रोल नंबर 1 तो यही कहता है कि एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बना दो। बोल दो, बताओ, बोलता है नहीं बोलता है ना, वेरी गुड। तो जब नहीं है तो देखो गया कहाँ, तो गया कहाँ आप लोगों ने ढूंढ लिया, मान के सर ये भाई साहब खा गए हमारे सब्जेक्ट को। हमने कहा अच्छा ये खा गए, निकालो बाहर। तो बाहर कैसे निकालेंगे बेटा, इसका जो सब्जेक्ट है उसी को आगे लो। आया चलो अच्छी बात है, आ गया ना, वेरी गुड। अब क्या करना है, अब बेटा हु के साथ में नॉर्मली आप एक वचन क्रिया ही यूज करें, हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे आर था तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा एज, क्योंकि टीचिंग तो किसी एक ही टीचर के बारे में बात हो रही होगी। तो हु इज, अब बेटा बी की कौन सी फॉर्म, चौथी, इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, हु इज बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी टॉट। इसके बाद आप बाय लिखेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। आप बोलोगे उत्तरी की, इसमें तो कुछ था ही नहीं है भाई, था क्या, कुछ नहीं है ना, वेरी गुड। अरे ये नॉर्मल जैसे एफर्मेटिव बनते हैं वैसे ही तो बन गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर एक्स्ट्रा वर्ड जो भी हम लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर यू, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। आगे समझ में, शाबाश, आगे बढ़ो। अब यहाँ पर ये वाट, ये भी वाट लगाने आ गया भाई। वाट कैसे लगा रहा है भाई साहब, ये भी वर्ब पर ही खत्म हो रहा है मामला। तो फिर से चलो कोई बात नहीं भाई, खा के ये भी तो ऑब्जेक्ट खा के बैठा, तो आजा बेटा बाहर। तो वाट का तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों सेम ही होते हैं, इसलिए वाट से ही शुरू होगा, ठीक है ना। लेकिन एक चीज़ समझना, ये कुकिंग है बेटा, एक वचन ही, यानी फूड ही पका रही होगी तो वो एक वचन ही आएगा, इसलिए वाट इज करें आप। इसके बाद में वही ऊपर वाला फॉर्मल बीइंग, ठीक है ना, क्योंकि बीच में तो कुछ लगाना ही नहीं, क्योंकि ये तो सब्जेक्ट तो हमने वाट बना दिया। अब इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कुक्ड। कोई दिक्कत नहीं है ना, शाबाश। अब बाई, फिर सी का ऑब्जेक्ट बना दो यानी हर, और सेंटेंस को ख़त्म। बताओ क्या समस्या है, कुछ समस्या है, नहीं है ना, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो, ये तो भाई साहब पहले वाले की तरह ही है, तो बाई हूँ मैं आगे ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत तो होगी नहीं अब आप लोगों को, ठीक है ना। हाँ शाबाश, एज था तो चलो इसको यहाँ पे रख लेते हैं। क्यों, क्योंकि फूड आएगा बेटा आगे, ये मत समझना मैं इसकी वजह से इसको रख रहा हूँ, बल्कि इसको इसकी वजह से रख रहा हूँ, ये इसकी वजह से आया है, ये भी एक वचन है इसलिए इज आया यहाँ पे। इसके बाद में आईएनजी है तो बेटा बीइंग लगाएं, ये तो भाई पुराना रूल चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि बीइंग वगैरह लास्ट में आते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आ गया। अब इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कुक्ड, उसके बाद में कुछ नहीं, बात खत्म, टाटा बाय बाय। तो ये 16 सेंटेंस हमने आपको कराए हैं, उम्मीद करते हैं आपकी समझ में आ गए होंगे। एक बार में नहीं आए तो भैया दोबारा देख लेना, वैसे नॉर्मली आ ही गए होंगे, बड़े ही आराम से कराए हैं। और
ये एक तरीके से जो पहला टाइप जो होता है आपका, पहला का लगभग सारे टाइप इसमें हो लिए, केवल इम्पेरेटिव रह गया है आपका। इम्पेरेटिव हम आपको अगले वीडियो में कराते हैं और कुछ और एक्सरसाइज लेकर के आते हैं आप लोगों के सामने, ठीक है ना। तो चलो मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।